Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Laws. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with today's chapter, Understanding Laws. तो इस चैप्टर में हम कानूनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई आखिरकार कानून क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए वो जरूरी हैं, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, क्या कानून जो है वो सभी पे अप्लाई होते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of the property. तो हम चारों तरफ जो है लॉज के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि भाई लॉ के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, लॉ के मुताबिक वैसा होना चाहिए, और बहुत सारे लॉज के बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे कि कुछ लॉज होते हैं जो कि मैरिज की एज को स्पेसिफाई करते हैं कि भाई लड़के की एज जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए शादी के लिए, राइट। ऐसे ही विमेन की एज जो है वो इतनी होनी चाहिए तभी उसकी शादी की जा सकती है। इसी तरीके से वोट के रिगार्डिंग जो है लॉज है कि भाई कितने उम्र के लोग जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लॉज होते हैं, किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो खरीदनी है, बेचनी है, किस तरीके से उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवानी है। तो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड जो है लॉज होते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राइट। वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। तो पिछले चैप्टर से हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें लॉज के बारे में और डिटेल में जाननी जरूरी है। पहला तो यही कि भाई क्या ये जो कानून है वो सभी पे अप्लाई होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लॉज कुछ पर्टिकुलर लोगों पे अप्लाई होते हैं और कुछ लोग जो है वो इन सभी कानून के दायरे से बाहर आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? अब अगर नए कानून बनाने हों तो वो किस तरीके से लाए जाते हैं? Could there be laws that are unpopular or controversial? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉ हो जो कि अनपॉपुलर हो, मतलब कि जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या जिनके खिलाफ जो है लोग आवाज उठाते हैं, जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, एक तरीके से विवाद वाले हैं कि कुछ लोग उस लॉ को अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग उस लॉ को बुरा कह रहे हैं। कुछ ऐसे जो है हो सकता है ऐसे लॉज भी हो। वैसे तो हम कहते हैं कि भी पार्लियामेंट में सभी लोगों का मत रखा जाता है और पार्लियामेंट से होकर ही जो है सारे लॉज बनते हैं, बट इसके बावजूद भी क्या ऐसे लॉज हो सकते हैं जो सभी जिसके पक्ष में ना हो, राइट। सो इस चीज पे भी हम देखेंगे व्हाट शुड वी एज सिटीजंस डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। और अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाती है जब हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये लॉ अच्छा है बुरा है, या इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन जो है किसी लॉ को लेकर आ जाती है या किसी लॉ को समझना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम क्या कर सकते हैं एक जागरूक नागरिक के नाते? तो इन सभी चीजों पे हम गौर करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि भाई लॉज होते हैं, कानून जैसा कुछ होता है जो सोसाइटी में चलते हैं, बट आखिरकार ये कानून होते क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? तो कानून जो हैं एक तरीके से कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए या यूं कहीं कंट्रोल करने के लिए कि भाई सब लोग जो है सही राह पे चले, कुछ गलत ना हो जाए सोसाइटी में। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको सजा मिल सके, किसी के साथ अन्याय को रोकने के लिए जो है लॉज होते हैं। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं ये जिनकी वजह से भाई कानून किसी भी सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कानून नहीं होंगे तो देखो कोई भी चीज जो है वो एकदम ही क्लियर नहीं होगी। हम डेली देखेंगे कि भाई झगड़े हो रहे हैं, जिसके साथ अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिल ही नहीं पाएगा, राइट। अब मान लो देखो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, अब जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो न्याय तभी तो मांग पा रहे हैं, वो कोर्ट में जाके तभी तो लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में कानून बने हुए हैं कि भाई अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर कर देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। अब अगर इस तरीके के लॉज नहीं होते तो कोई भी किसी को मार के चला जाता, राइट। अब हम हमारे आसपास हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज के ऊपर झगड़े होते हैं, फैमिलीज या फिर जैसे मान लो दो फैमिलीज जो है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रही है कि भाई मेरा राइट है, इस पे मेरा राइट है, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सही है और कौन गलत? तो यहाँ पे लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो ये बताते हैं, कानून ये बताते हैं कि भाई सोसाइटी में किस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, हमारी सोसाइटी में किन किन चीजों को सही माना गया है, किन किन चीजों को गलत माना गया है। तो इस वजह से लॉज जो है वो सोसाइटी को एक सही राह पे रखने का काम करते हैं। और हमें मान लो सोसाइटी में कोई चेंजेस लाने हैं, जैसे कि पुराने टाइम से हमारे यहाँ सती प्रथा चलती आ रही थी, बट हमें पता है कि भाई सती प्रथा जो है वो गलत है,
तो उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या किया जाए। लोग तो उसे सही मान रहे हैं, और अगर कोई कानून नहीं होंगे तो लोग उसको सही मानते ही जाएंगे और वो प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी। तो हमारे जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसने क्या किया, उसने लॉ बनाया और उसने सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं उनको बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया। कानून बन गया कि भाई ऐसी जो रीतियां हैं, ऐसी जो सती प्रथा है, उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। अगर कोई इस तरीके की प्रथाओं को करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से अगर हमें सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि ह्यूमैनिटी के ही खिलाफ है या फिर नेचर के खिलाफ है, कोई ऐसी चीजें जो कि किसी दूसरे का बुरा कर रही हैं, तो उन चीजों को चेंज करने के लिए भी लॉज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, कि पहले क्या होता था, पहले तो बहुत ही नॉर्मल था ना, आम था लोगों के लिए कि बच्चों की शादी कराना। उनके लिए तो ऐसा था कि भाई बच्चों की शादी ही होती है, और क्या होता है कि इनको कितना बड़ा होने का वेट करें, हो गए बहुत बड़े, 10 साल के हो गए, बहुत बड़े हो गए, इनकी शादी कराओ। पहले की सोच ये थी। बट हमें पता है कि भाई जो बच्चे हैं उनकी एज जो है वो पढ़ने लिखने की है, अभी उनकी ये उम्र नहीं है कि वो शादी करे। तो कानून के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया कि इस प्रैक्टिस पे रोक लगी। सो इसीलिए जो लॉज है वो किसी भी देश को, आई एम अगेन सेइंग, कि उसको एक तरीके से देश की बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं कि ये चीजें जो है वो राइट हैं, इस चीज को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा और इन चीजों को नहीं किया जाएगा। राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन ना हो, इन सभी चीजों को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है, लॉज के थ्रू ही इंश्योर किया जा रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई कानून क्या होते हैं और क्यों वो इतने जरूरी हैं देश में। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? सो लास्ट वीडियो से हमने अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 8 सिविक्स जो है वो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि भाई आखिरकार जो लॉज हैं वो होते क्या हैं और क्यों वो किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी में जरूरी होते हैं। अब हमने कुछ सवाल जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या जो लॉज हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं, और किस तरीके से जो नए लॉज हैं वो बनते हैं, या चेंजेस जो लॉ में है वो कैसे किया जाता है, और क्या ऐसे लॉज भी होते हैं जिनके साथ जो जनता है, जो लोग हैं कंट्री के, वो नाखुश होते हैं। तो ये सभी सवाल जो हैं हमने उठाए थे और ये बोला था कि हम पूरे चैप्टर में इन सवालों पे गौर करेंगे, इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, कि क्या जो कानून है, लॉज है, वो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो एक सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक ये सिचुएशन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. So एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, एक ऐसा पर्सन है जो कि अच्छी खासी पोजीशन पे बैठा है, सरकारी नौकरी है उसकी, और मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठा है, पावरफुल पर्सन है। अब उसके बेटे ने कोई क्राइम कमिट कर दिया, उसने कुछ जो है गलत काम कर दिया जिसकी वजह से उसे सजा हुई, और जो कोर्ट है उसने उसको 10 साल की सजा सुनाई कि उसको 10 साल का जेल जो है वो होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सजा सुनाई। बट इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया, उसने अपने बेटे को छिपा दिया कहीं, ताकि जो पुलिस है वो उसको पकड़ के ले जा ही ना पाए कि उसको जेल में डाले, है ना, क्योंकि पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी तभी जेल में डालेगी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बड़ा ही अपना दिमाग लगाया कि कैसे करूं कि जो मेरा बेटा है वो जेल ना जा पाए। तो उसने अपने बेटे को कहीं छिपा दिया ताकि पुलिस उसको ना पकड़े। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? क्या आपको लगता है जो भी इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया कि वो सही था? सो आंसर इज नो, जो भी उसने किया वो गलत था। भले ही वो उसका बेटा है, बट जो गलत है सो गलत है। अगर जो हमारा कोर्ट है उसने उसको किसी चीज की सजा दी है तो उस लड़के को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है, उसे वो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और अगर वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके क्राइम में वो एक तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो मतलब एक तरीके से वो खुद गुनहगार बन रहा है। तो मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया अपने बेटे को छुपाकर, वो गलत था। Should his son be exempted from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उस बेटे को कानून से एक तरीके से छुटकारा मिलना चाहिए, या जो उसको सजा मिली है उससे छुटकारा मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जो पापा हैं, जो उसके फादर हैं, वो इकोनॉमिकली मतलब एक तरीके से पैसा है उनके पास, और पॉलिटिकली पावरफुल है, मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी ताकत जो है उसका इस्तेमाल करके वो लोगों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या
जो इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है उसको उसकी सजा से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। एग्जेम्प्ट मतलब एक तरीके से उसको छोड़ दिया जाए, उसको उसकी सजा या फिर माफ कर दी जाए। एग्जेम्पशन मतलब होता है जब किसी चीज को इंक्लूड ना किया जाए, उसको किसी चीज पर्टिकुलर दायरे से बाहर रखना, मतलब हो गया एग्जेम्प्ट करना, है ना। तो बोला जा रहा है कि क्या इस लड़के को सजा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पापा जो है वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल है? तो आंसर आपको इसका भी पता है कि नहीं। भले ही उसके पापा बहुत ही पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली जो है उनके पास पावर है, पैसा है, पॉलिटिकली पावरफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्राइम जो है वो उसको माफ कर दिया जाएगा। उसने अगर क्राइम किया है तो उसे सजा मिलेगी। तो भाई आपको तो वैसे पूरा चैप्टर समझ ही आ गया, ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही समझ आ गया अगर आपने इन क्वेश्चंस के आपने सही से आंसर दिए हैं। मतलब आपको काफी आइडिया है कि भाई चाहे कोई पर्सन कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको सजा तो मिलेगी ही। तो समरी में तो आपको ये जो पूरा सेक्शन है डू लॉज अप्लाई टू ऑल, ये आपको समझ आ चुका है। बट अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो हमने ये जो केस पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को छुपा दिया क्योंकि उसके बेटे ने कोई क्राइम कमिट किया था और उसको 10 साल की सजा हो रही थी, तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को छिपा दिया। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये लॉ का वायलेशन है, लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि लॉ के मुताबिक तो उसके बेटे को सजा होनी चाहिए थी। और जो पिता है उसे खुशी तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है, बट उसको फिर भी कानून का जो है सपोर्ट करना चाहिए था, पुलिस के साथ उसको सपोर्ट दिखानी चाहिए थी और अपने बेटे को एक तरीके से हवाले कर देना चाहिए था पुलिस के कि ठीक है अब 10 साल की सजा मिली है तो भाई भुगत के आओ। बट ऐसा नहीं हुआ, तो वायलेशन ऑफ लॉ तो है। एज यू रीड इन चैप्टर 1, members of Constituent Assembly were agreed that there should be no arbitrary exercise of power in independent India। तो हमने जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो यूनिट 1 में हम अच्छे से ये समझ के आए थे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो बनाया था तो बहुत सारी चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब कि जो आजाद भारत होगा उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मन मर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने बेटे को छुपा दे, या फिर कभी कभी क्या होता है घूस वगैरह दी जाती है, ब्राइब जो है वो दी जाती है कि भाई जैसे जज को हो सकता है कि ये जो पर्सन है गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इतना पावरफुल हो या इतना पैसा हो उसके पास कि वो जज को जो है घूस देने की कोशिश करता, हो सकता था ऐसा। तो ऐसे केसेस एक्चुअल में देखने मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोग जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने ये बोला था कि भाई किसी भी जो पर्सन है उसको ये हक नहीं है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। हमने उसमें एक और सेक्शन देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो पर्सन है वो अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करके दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। तो इन सभी के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये बोला था कि इस तरीके की मिसयूज ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इस लाइन को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था उस यूनिट में। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, लॉ के सामने जो है वो सब बराबर हैं। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law। तो क्योंकि ऐसा हमें देखने मिलता है कि पावर का गलत इस्तेमाल होता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया ताकि इस मिसयूज ऑफ पावर को रोका जा सके, उसने काफी सारे प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाए जो कि एक तरीके से रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करते हैं, कानून के राज को एक तरीके से स्टैब्लिश करते हैं। The most important of these was that all persons in independent India are equal before law। और एक सबसे important जो लॉ कहीं रूल कहीं वो ये था कि सभी जो लोग हैं वो लॉ के सामने एक समान हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे औरत है, आदमी है, किसी भी धर्म से आता है, किसी भी जेंडर का है, रिलीजन का है, कास्ट का है, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, लॉ के सामने सब एक समान है। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। और इस लॉ का मतलब क्या है कि सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने एक बराबर हैं, सभी लोगों को लॉ जो है वो एक समान से ट्रीट करेगा। एक जो कानून है वो किसी अमीर पे जितना अप्लाई होता है उतना ही किसी गरीब पे होता है, किसी मेल पे जो कानून अप्लाई होता है वो किसी फीमेल पे भी होता है, सब पे जो लॉ है वो इक्वली एप्लीकेबल है
और कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर जो है हमारे देश में वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, राइट। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वेल्दी पर्सन मतलब अमीर हो गया, राइट, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कोई भी जो पर्सन है वो लॉ से ऊपर नहीं है। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. अगर कोई भी क्राइम हुआ है, किसी ने कोई भी गुनाह किया है या लॉ का उल्लंघन किया है, तो उसको एक स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलती है। साथ ही साथ एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये स्टैब्लिश किया जाता है, ये निश्चित किया जाता है कि हाँ उस पर्सन ने गुनाह किया है, राइट। जैसे क्या होता है, किसी ने कोई गुनाह कर दिया है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सबसे पहले उसको क्या होता है, कोर्ट वगैरह में ले जाएंगे, कोर्ट में उसके ऊपर पूरा मुकदमा चलेगा, वो अपने पक्ष की बात रखेगा, सामने वाला जिसने उस पर इल्जाम लगाया है वो अपनी बातें रखेगा, और फिर ये प्रूव होगा कोर्ट में कि हाँ किसने जो क्राइम है वो किया है, क्या जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया गया है क्या वो सच में क्रिमिनल है, अगर है तो फिर उसको जो कोर्ट है वो पनिशमेंट देता है। इस तरीके से पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाता है ये स्टैब्लिश करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि हाँ जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो हकीकत में गुनहगार है कि नहीं, राइट। और जो भी गुनाह होता है उसके लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून है ना। कोई जो चोरी अगर किसी ने की है तो किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर पड़ेगा, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसके लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग सजा है। तो हर क्राइम के लिए पर्टिकुलर सजा जो है वो निश्चित है। तो जो भी उसने क्राइम किया है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट जो है वो मिलती है। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज तो हम ये कह रहे हैं कि लॉ के सामने सभी एक समान हैं, लॉ हर एक किसी को इक्वली ट्रीट करता है, बट क्या हमेशा से ऐसा था? क्या हमेशा से हम ये देखते आ रहे थे कि लॉ सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है? सो इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोकल लॉज थे। लोकल लॉज मतलब कि ये पूरा देश हो गया, देश में ये स्टेट्स हैं, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आपको, और स्टेट्स में मान लो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, तो मान लो हर एक डिस्ट्रिक्ट ने अपना ही एक लॉ बना रखा है, उनके अपने अपने कानून हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का अलग कानून, इसका अलग, और जो भी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं इसका अलग कानून, इसका अलग कानून, मतलब हर एक जो लोकल एरिया है उसने अपना ही एक सेट ऑफ लॉज जो है वो बना के रखा था। और ज्यादातर हमें देखने मिलता था कि जो लॉज है वो ओवरलैपिंग है, मतलब कि एक लॉ है यहाँ पे जो चोरी की बात कर रहा है, दूसरा लॉ यहाँ पे है जो कि चोरी की बात भी कर रहा है और मर्डर की बात भी कर रहा है। मतलब दो लॉज ऐसे हैं जो कि सेम क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें इस जो क्राइम है इसकी कुछ और सजा होगी और इस वाले लॉ के अंदर इसी सेम चोरी की कुछ और सजा होगी। तो इस तरीके से जो लॉज हैं वो ओवरलैपिंग थे, राइट। अब कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि आपने उस वाले कानून में तो कहा कि चोरी की ये सजा होनी चाहिए, इसमें कहा ये, तो कौन सा अप्लाई होगा? इस तरीके से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। अब अलग अलग कम्युनिटीज है हमारे देश में, तो उस टाइम पे भी क्या होता था, पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं, कि अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको अलग अलग तरीके से इन लॉज को एडमिनिस्टर करने की आजादी थी। मतलब कि मान लो कोई पर्सन जो है उसको, उसके ऊपर लॉ जो है वो इतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होगा जितना कि किसी और पे। मतलब कि अगर किसी अमीर ने कोई क्राइम किया है तो उसको कम सजा मिलेगी, और वहीं सेम क्राइम अगर किसी गरीब ने किया है तो उसको बहुत ज्यादा सजा मिलेगी। मतलब इस तरीके से कुछ जो कम्युनिटीज थी उनको अलग जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, एक फ्रीडम जो है वो मिला हुआ था। In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime vary depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized. अगेन इसमें वही बोला जा रहा है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो पनिशमेंट है सेम क्राइम के लिए वो अलग अलग थी, अलग अलग लोगों के लिए। तो और ये जो डिफरेंस था वो मेनली कास्ट के बेसिस पे था कि अगर ऊंची जाति का पर्सन है तो उसको कोई भी क्राइम करने में कम सजा मिलेगी, वही अगर सेम क्राइम कोई सो कॉल्ड लोअर कास्ट का पर्सन कर देगा तो उसको सजा जो है ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो पनिशमेंट है वो सेम नहीं थी। This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. बट धीरे धीरे कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, मतलब जब ये अंग्रेज वगैरह आए तो धीरे धीरे करके
ये जो सिस्टम था ये पनिशमेंट वगैरह का, इसमें चेंजेस आने लग गए भाई। कॉलोनियल जो ये ब्रिटिशर्स वगैरह आए, उन्होंने अपने कानून लाए, उन्होंने अपने तरीके से देश को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इन लॉज में थोड़ा चेंज आने लग गया। It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India। और काफी बार ये कहा जाता है कि लोग ये मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट आए थे, उन्होंने ही हमारे देश में रूल ऑफ लॉ जो है उसे स्टैब्लिश किया, मतलब कि कानून का राज जो है वो स्टैब्लिश किया। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, बट जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज को सवाल करते हैं, इस चीज को एक तरीके से अपोज करते हैं कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं लाया है। तो देखो, रूल ऑफ लॉ का बेसिकली क्या मतलब हो गया कि कानून जो है वो राज कर रहा है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, कानून है, राइट। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कोई रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं लाया है। और तो बहुत सारे कारण देते हैं वो कि किस लिए वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ नहीं लाया इंडिया में। टू ऑफ विच इंक्लूड, first, that colonial law was arbitrary; the second, that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India। तो पहली चीज जो है जिससे कि हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं लाया, वो पहला ये है कि जो कॉलोनियल लॉ था, मतलब कि जो कानून ब्रिटिशर्स लाए वो आर्बिट्रेरी था, मतलब कि वो मन मर्जी वाले कानून थे, जो ब्रिटिशर्स को अच्छा लग रहा है उस हिसाब से उन्होंने कानून बनाए थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि भाई देश के भले के बारे में सोचना है या फिर रूल ऑफ लॉ है कि जैसा कानून कहेगा वैसे ही चलना है, अगर उनका मन किया तो कानून का उल्लंघन भी कर दिया करते थे, आर्बिट्रेरी था सब कुछ। और दूसरा ये कि जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, मतलब कि ऐसे भारतीय जो पॉलिटिक्स वगैरह में जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, उन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के लीगल स्फेयर को बनाने में, मतलब कि जो कानून जिस तरीके के रहेंगे उनको बनाने में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश इंडिया में भी। कि भले ही ब्रिटिशर्स थे, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ था कि हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि जो इंडियंस थे वो धीरे धीरे करके ये डिमांड करने लगे थे कि उन्हें इलेक्शंस जो हैं वो करवाने हैं देश में, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठ सकें। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया था कुछ जगह पे इलेक्शंस, तो धीरे धीरे करके जो इंडियंस थे वो भी अब पार्लियामेंट में आने लगे थे, वो भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो कानूनों को करने लगे थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में भी जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने लीगल स्फेयर को बनाने में, देश का जो कानून है उसको बनाने में काफी हद तक रोल प्ले किया था। तो मतलब हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इंडिया में स्टैब्लिश किया, नहीं। पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे रूल चल रहा था, लॉ चल रहा था, वो आर्बिट्रेरी था, वो एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि वो कानून को अच्छे तरीके से मान रहे थे। वहीं जो थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश भी हुआ उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल इंडियन नेशनलिस्ट का था, ब्रिटिशर्स का नहीं था। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस दैट continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870। तो एक जो आर्बिट्रेरीनेस हम देख सकते हैं जो कि आगे तक भी कंटिन्यू रहा, और ये जो लॉ है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, तो उसी का एग्जांपल दिया जा रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो लॉ लाए थे वो आर्बिट्रेरी था, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए वो लोग लॉज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो लॉ कौन सा था जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो सबसे पहले सेडिशन का मतलब समझते हैं। सेडिशन का मतलब है राजद्रोह, मतलब कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई ऐसा एक्शन जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कानून है वो इसलिए था कि अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था, इसमें सेडिशन का जो आइडिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया था। और ब्रॉड करना मतलब कि सेडिशन के अंदर, इस एक्ट के अंदर काफी सारी चीजों को ला दिया गया था कि मतलब अगर आप ये करोगे तो भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ हो, अगर आप ये करोगे तो भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हो। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को इस सेडिशन के अंदर ला दिया गया था। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। और इस एक्ट में क्या लिखा था, इस एक्ट के मुताबिक कोई भी पर्सन अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होगा या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा होगा, उसकी निंदा कर रहा होगा, तो उस पर्सन को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि ट्रायल में क्या होता है कि एक तरीके से अगर किसी पर्सन को पहले
उस पर इल्जाम लगता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, तो उसको जेल मतलब जो कोर्ट है उसके आगे प्रेजेंट किया जाता है, जज के आगे प्रेजेंट किया जाता है, उसका पूरा ट्रायल चलता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ वो पर्सन ने सच में क्राइम किया है या नहीं, वो गुनहगार है या नहीं। और उसके बाद जो जज है वो सजा सुनाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि उसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है उसको 10 साल की सजा सुनाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। बट इस लॉ के अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर, कि आपके ऊपर कोई इस तरीके का मुकदमा नहीं चलेगा, आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि ये पूछा ही नहीं जाएगा, ये चीज की पुष्टि ही नहीं की जाएगी आप सच में गुनहगार हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं। बस अगर आप कहीं पे भी इस तरीके से दिखाई दिए, आपका मत बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा कि आप सही में अच्छे काम के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे या फिर जो जनता है उसके भले के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा। बस अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो वो आपको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. बट ये जो कानून है वो हमें पता है कि बहुत ही बेकार है। मतलब कि जब भी ब्रिटिशर्स को लगा कि ये पर्सन हमारे खिलाफ जा रहा है, भले वो सही हो पर्सन, तो वो उसको उठाएगी और जेल में डाल देगी। तो इसकी वजह से क्या था, वो इंडियंस को ही तो टारगेट कर रहे थे। वो इंडिया में ये कानून ला रहे हैं तो इंडियंस को ही टारगेट कर रहे थे। ऐसे लोग जो कि ब्रिटिशर्स के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको वो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्हें इस लॉ को, इस एक्ट को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये आर्बिट्रेरी यूज था, मतलब कानून को अपने तरीके से इस्तेमाल करना, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कानून बनाना, जो ये चीज, ये एक्ट था, इसके खिलाफ इंडियन नेशनलिस्ट ने विद्रोह किया। They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. तो अब इस कानून के आने के बाद जो लोग हैं, जो इंडियंस थे, वो और ज्यादा गुस्से में आ गए और अब वो ग्रेटर इक्वालिटी के लिए आवाज उठाने लग गए कि भाई समानता होनी चाहिए। तुमने जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको सारी प्रिविलेजेस दी हुई हैं, तुम उनके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हो, और जो इंडियंस हैं उनके लिए इतने गंदे गंदे सेडिशन एक्ट जैसे कानून जो हो तुम लाते जा रहे हो। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ग्रेटर इक्वालिटी के लिए बात की कि भाई जो समानता है वो सब में होनी चाहिए। और उन लोगों ने इस बात पे फोकस किया, इस बात पे जोर दिया कि जो आइडिया ऑफ लॉ है, मतलब कि देश में जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कानून लाए हुए हैं उनको वो चेंज करना चाहते हैं। फिलहाल जो कानूनों की सिचुएशन है वो कैसी है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें कि जबरदस्ती इंडियंस पे थोपा जा रहा है और उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो उन कानूनों का पालन करें। बट जो इंडियंस थे वो कह रहे थे कि हमें इस तरीके के सेट ऑफ रूल्स जिन्हें कि हमें जबरदस्ती फॉलो करने कहा जा रहा है, इससे जो चेंज करके हमें एक ऐसा लीगल सिस्टम लाना है जो कि जस्टिस की बात करता हो, जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि सबको एक साथ लेके चल रहा हो, जो कि इस तरीके से भेदभाव ना करे, जिसे कि जबरदस्ती थोपा ना जाए, जिसमें हमारी सहमति भी हो कि हमारी सोसाइटी हाँ ऐसी होनी चाहिए। अगर रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें सबका भला हो, किसी पे जबरदस्ती इस तरीके से अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से जबरदस्ती हमसे लॉज फॉलो कराए जा रहे हैं, इन चीजों को बदल के हमें एक ऐसे सिस्टम लाना है, ऐसा लीगल स्फीयर लाना है जो कि जस्टिस की बात करे। By the end of the 19th century, the Indian legal professions also began emerging and demanding respect in colonial courts. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड तक, मतलब 1890s के टाइम तक क्या होने लगा कि जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था, मतलब कि ऐसे लोग जो कि मान लो कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट वगैरह है, तो ये लोग भी धीरे धीरे करके क्या कहने लगे कि हमें कॉलोनियल कोर्ट्स में और रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में ये एक सिस्टम पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ये कहते थे कि अगर कोई ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, कोई व्हाइट पर्सन के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा है, तो उसको, उसका जो केस है वो कोई व्हाइट जज ही देखेगा। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कर रहा है तो उसको कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया जाता है, तो इस कोर्ट में जो जज बैठेगा ना वो व्हाइट ही होना चाहिए अगर ये क्रिमिनल व्हाइट है। मतलब कि ब्रिटिशर्स को जज जो है कोई गोरा बंदा ही करेगा, कोई ब्रिटिशर्स करेगा। गोरा भी ये नहीं कि इंडियन है और गोरा चल जाएगा ना, व्हाइट मतलब कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ही किसी ब्रिटिशर का केस देखेंगे। यहाँ पे जज जो है कोई इंडियन नहीं हो सकता अगर क्रिमिनल इंडियन है, अगर क्रिमिनल ब्रिटिशर है तो, राइट। इस तरीके से जो है एक तरीके से इंडियंस की बेइज्जती की जा रही है ना, कि इंडियंस जो हैं वो किसी ब्रिटिशर का केस नहीं देख सकते, वो किसी ब्रिटिशर को जज नहीं करेंगे।
तो ये एक तरीके से कितना डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो गई, है ना। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें देखने मिल रही थी, और इसीलिए ऐसे इंडियन लीगल प्रोफेशंस जो इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे, उन्होंने भी डिमांड करने स्टार्ट कर दी कि हमें इक्वालिटी चाहिए कोर्ट्स में। ये जो तुम कह रहे हो ना कि गोरों को सिर्फ गोरे ही देखेंगे, और अगर इंडियंस हैं तो अगर कोई इंडियन क्रिमिनल है तो उसे वाइट जो जज है वो भी देख सकता है, और इंडियन जो जज है वो भी उसका केस देख सकता है। ऐसा नहीं चाहिए हमें। अगर कोई क्रिमिनल है तो चाहे व्हाइट भी देखे, इंडियन भी देखे, कोई भी देखे, जज होना चाहिए, वो देखे। ये तुम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मत करो। इस तरीके से वो लोग आवाज उठाने लग गए। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। और धीरे धीरे करके जो लीगल प्रोफेशन थे भाई, जिनको कानून की अच्छी समझ है, वो कानून का इस्तेमाल करके इंडियंस के राइट को डिफेंड करने लग गए कि हाँ, इंडियंस के पास ये हक है। अगर तुम किसी गोरे को कह रहे हो कि वो गोरे का केस देख सकता है, तो भाई हमने भी तो सेम ही लॉ की पढ़ाई की है, हमने किसी और चीज की पढ़ाई थोड़ी की है। हमें भी ये हक है कि हम देख सकते हैं, इनको जज कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स अगर कटघरे में खड़े हैं तो उन्हें कोई इंडियन जज जो है वो जज कर सकता है, उनका केस देख सकता है, उन्हें सजा दे सकता है। Indian judges also began to play a greater role in making decisions। और धीरे धीरे करके जो इंडियन जजेस थे, ऐसे जजेस जो कि इंडियंस हैं, वो भी अब धीरे धीरे करके डिसीजन मेकिंग में, मतलब कि डिसीजंस लेने में और बेहतर रोल जो है वो प्ले करने लग गए। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period। इसलिए हम आसानी से ये कह सकते हैं कि इंडिया का ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सिस्टम था लॉ का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियंस ने उसको चेंज करने में। जो रूल ऑफ लॉ है उसको लाने में इंडियंस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कि हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट की कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें इस तरीके के फालतू कानून नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जो लीगल प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने भी आवाज उठाई। तो मतलब कि इंडियंस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने का। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ लाया है। नहीं, वो तो बस ऑप्रेस ही कर रहे थे हमको, वो तो बस हम पे अत्याचार करने पे ध्यान दे रहे थे। वो जो भी कानून ला रहे थे हमें कंट्रोल करने के लिए, ज्यादातर ऐसे कानून ला रहे थे जो कि हमें दबाने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए थे। भलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। तो इंडियंस ने आवाज उठाई इस तरीके की गंदे कानूनों के खिलाफ, और एक बेटर जो लीगल सिस्टम है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब जैसे हमने ये सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के बारे में पढ़ा, इसी तरीके का एक और जो है आर्बिट्रेरी कानून था जो कि था रोलेट एक्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा, हमने पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये भी एक एग्जांपल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो मन मर्जी चला रहे थे इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रोलेट एक्ट था, ये भी कुछ कुछ ये सेडिशन एक्ट की ही तरह था। रोलेट एक्ट में भी ये कहा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी भी इंडियन को, किसी भी पर्सन को जिसपे भी उन्हें शक हो रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूड हो सकता है या किसी भी कारण से, वो उसको जो है पकड़ सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के उसको जेल में डाल सकते हैं। तो कुछ कुछ इसी तरीके का ये भी कानून था। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेहेमेंट इन देयर अपोजिशन टू रोलेट एक्ट। और ये जो रोलेट बिल है, मतलब कि कोई भी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास होने से पहले वो बिल होता है। जब उस पर प्रेसिडेंट या जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जब उस पर साइन कर देता है, तब वो बिल जो है एक्ट बनता है, राइट। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर के शुरुआत में भी पढ़ा कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई भी मुद्दा जो है वो रखा जाता है। तो मान लो लोकसभा में किसी मुद्दे को रखा और उसको आगे बढ़ा दिया गया, तो जो वो एक्ट लाने की बात करी जा रही है वो अभी एक्ट बनानी है, उसे हम बिल कहेंगे। तो बिल जो है वो पास होके राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देंगे तब वो एक्ट बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से उस जो रोलेट बिल था उसकी बहुत ज्यादा अपोजिशन की थी इंडियन नेशनलिस्ट ने। Despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10 मार्च 1919। मतलब कि जब ये बातें चल रही थी कि रोलेट बिल जो है वो आएगा, इस तरीके का कानून आने वाला है, तब बहुत सारे इंडियंस ने इसका अपोज किया। बट इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी रोलेट एक्ट जो है वो आ ही गया 10 मार्च 1919 में। In Punjab, protest against the act continued quite actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested। और पंजाब में ये जो प्रोटेस्ट था वो काफी तेजी से चल रहा था, और अप्रैल 10 को क्या हुआ, दो लीडर्स इस मूवमेंट के जो कि इस एक्ट का उल्लंघन नहीं, उसका अपोजिशन कर रहे थे, उनको, जो कि थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको ब्रिटिशर्स ने
अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। और इसी अरेस्ट को अपोज करने के लिए कि जो लोग हैं उनके लीडर को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया है, तो लोग तो और ज्यादा गुस्सा होंगे कि पहले तो तुमने इतना गंदा कानून लाया जो कि हमारे ऊपर एक तरीके से अत्याचार वाला कानून है, और इस कानून का जो लोग विरोध कर रहे थे हमारे लोग, उनको तुमने जेल में डाल दिया। तो लोग जो है और ज्यादा गुस्सा हो गए। बट उन्होंने क्या किया, इस अरेस्ट का अपोज करने के लिए उन्होंने 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में एक मीटिंग रखी एक तरीके से, जहां पे लोग इकट्ठा होंगे और बातचीत करेंगे कि इस चीज का कैसे और अपोज किया जाए। तो क्या हुआ, जनरल डायर एंटर्ड द पार्क विद हिज ट्रूप्स। तो इस टाइम पे ये लोग कोई जंग लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, ये लोग तो सिर्फ एक मीटिंग कर रहे थे कि किस तरीके से आगे इस चीज को लेके जाया जा सके, किस तरीके से हम अपने लोगों को छुड़वा सकें और इस कानून का और बेटर तरीके से अपोज कर सके। डिस्कशन के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। बट क्या हुआ कि जो जनरल डायर है उसने पार्क में एंटर कर दिया अपने ट्रूप्स के साथ, अपनी सेना के साथ। They closed the only exit and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. तो मान लो जलियांवाला बाग कुछ इस तरीके का था और उसमें बीच में एक ही गेट था जिससे कि सभी लोग एंटर करते थे, और यहाँ चारों तरफ दीवारें हैं, मतलब कोई और एग्जिट नहीं है, एक ही गेट से लोग घुसेंगे, एक ही गेट से लोग बाहर आएंगे। तो जो जनरल डायर है उसने क्या किया, वो इस गेट में घुस गया अपनी सेना के साथ और इस गेट के दरवाजे जो है वो उसने बंद कर दिए, और यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर उसने क्या कहा, अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिए कि भाई तुम गोलियां इन पे दागना स्टार्ट कर दो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पूरे लोग जो है इकट्ठा हो रखे हैं और यहाँ पे ये जनरल डायर के ट्रूप्स हैं जो कि इन लोगों पे गोलियां ताने खड़े हैं और बंदूक से गोलियां चलाए जा रहे हैं। Several hundreds of people died in this gunfire and many more were wounded, including women and children. तो बहुत सारे लोग जो हैं, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, वो शहीद हो गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन गोलियों की वजह से जख्मी भी हो गए। साथ ही साथ इन लोगों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दिस पेंटिंग शोज ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसकर। और इस पेंटिंग में जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो जलियांवाला मैसकर था, हत्याकांड था, जो भी था, बहुत ही ज्यादा जो सैड पार्ट है उसको इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। और ये आपने कुएं की भी बात सुनी होगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बचने के लिए कुएं में कूदने लग गए, और मतलब हड़बड़ी हुई होगी, बहुत सारे लोग गलती से गिर गए होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है उनकी जानें इस कुएं में गिरने की वजह से भी चली गई थी। अगर आप जाओगे जलियांवाला बाग में तो वहां पे आपको ये देखने मिलेगा कुआं, और वहां पे आपको जो दीवारें हैं वहां पे गोलियों के जो निशान है वो अभी भी बने हुए हैं, दिखते हैं, राइट। तो आप जाके देख सकते हो। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. So अभी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ये क्लियर थी इस बात को लेकर कि मिसयूज ऑफ पावर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको लोगों ने अडॉप्ट किया, उससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसे लोग जिनको हमने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, वो लोग पूरे देश के लिए लॉ बना सकते हैं। एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये अधिकार देता है कि वो लोगों के लिए कानून बनाए। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास several new laws as well as amend existing ones. तो हर साल हमें ये देखने मिलता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत सारे नए लॉज जो हैं वो लाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पुराने लॉज में चेंजेस भी करते हैं। अमेंड मतलब चेंज करना। In your class 6 book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. आपने क्लास 6 की बुक में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था। मतलब कि अमेंडमेंट वर्ड आ गया है इसमें, इसका मतलब कि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट था पुराना जिसमें कि चेंजेस लाए गए। According to this new law, son, daughters and their mothers can get an equal share of family property. तो पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके प्रॉपर्टी का जो शेयर है, ये कोई पर्सन था ए, इसके घर में 2 बेटे हैं, राइट, 2 इसके सन हैं, 2 इसकी डॉटर्स हैं और 1 इसकी वाइफ भी है, राइट। तो पहले क्या होता था कि अगर ये पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को बांटना चाहता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इन बेटों के पास जाएगी, इसके बेटों में ये जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। बट इस पुराने कानून में जब चेंजेस लाए गए तो ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है या उसके मरने के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी बटेगी तो वो उसके बेटों में, उसकी बेटियों में, साथ ही साथ उन बच्चों की माँ में, मतलब कि उस पर्सन की बीवी के बीच में इक्वली वो बटेगी।
मतलब कि मान लो ये ए पर्सन जो है इसकी किसी दुर्घटना की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी इस पर्सन के पास थी वो इसके अब बेटों में भी, बेटियों में भी, साथ ही साथ इसके वाइफ के बीच में इक्वली बटेगी, राइट। मतलब जमीन का एक हिस्सा बेटे के पास जाएगा, एक हिस्सा दूसरे बेटे के पास, एक हिस्सा बेटियों में बटेगा और एक हिस्सा मम्मी के पास भी जाएगा। मतलब कि जितने भी लोग हैं बाकी उसके परिवार के, उनके बीच में इक्वली बटेगा, राइट। मतलब कि उसके इमीडिएट फैमिली, ऐसा नहीं कि चाचा वाचा सबके बच्चों में, नहीं, जो वो पर्सन, उसके सगे बेटे, उसकी सगी बेटी, उसके वाइफ जो भी है, इस तरीके से ये बटेगा। मतलब कि जो पहले कानून था कि सिर्फ बेटों को मिलेगा, इससे क्या हो रहा था कि बेटियां और वाइफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि मान लो ये बेटियां जो हैं वो किस तरीके से खाएंगी पिएंगी, किस तरीके से अपनी आगे जिंदगी चलाएंगी अगर इनके पास इस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और नहीं है। इस तरीके से उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से कानून में चेंज लाया गया। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. इसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से अभी हमें देखने मिल रहा है कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नए नए लॉज लाए जा रहे हैं। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी? तो आपको क्या लगता है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें नया कानून लाना चाहिए, हमें इस चीज पे कानून बनाना चाहिए? क्या ऐसा होता है कि वो रात को सोते हैं, उनको सपना आता है कि ये कानून बनाते हैं और सुबह वो पार्लियामेंट में जाके बोल देते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? कि क्या जो पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू लोगों को ये समझ आता है कि हाँ इस चीज पे कानून बनना चाहिए और इस तरीके से कानूनों में चेंज आने चाहिए, तो कैसे पता चलता है? इस चीज को हम नेक्स्ट सेक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? सो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो लॉज हैं क्या वो सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं? तो हाँ, हमें ये जानने मिला था कि लॉज जो है वो सभी लोगों पे एक समान रूप से अप्लाई होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे जो पर्सन है वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, उस पे लॉ जो है वो उसी तरीके से अप्लाई होगा जैसे कि किसी दूसरे पर्सन पे। तो लॉ जो है उसके सामने सभी लोग एक समान हैं। तो जो आंसर था लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का कि हाँ, जो लॉज हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं। फिर वो जो वीडियो है हमने एक सवाल के साथ एंड की थी कि आखिरकार ये पता कैसे चलता है कि किसी लॉ की जरूरत है या किसी लॉ में चेंजेस जरूरी हैं, ये पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है? तो उस क्वेश्चन पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नए लॉज हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से नए लॉज बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी नए लॉ की जरूरत है या किसी पुराने लॉ में चेंजेस की जरूरत है। द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। तो ये तो हमें अच्छे से समझ आ चुका है कि जो पार्लियामेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉज को बनाने में। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच this take place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. But parliament को कैसे पता चलता है कि किसी particular नई लॉ की जरूरत है? तो ये जो पता लगता है पार्लियामेंट को वो काफी तरीकों से पता चलता है। ज्यादातर क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो अपनी वॉइस को रेज करते हैं, वो आवाज उठाते हैं और उसके थ्रू जो है पार्लियामेंट को ये पता चलता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर लॉ की जरूरत है। मतलब कि जो सोसाइटी है उसके कोई लोग, कुछ जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो फेस करते 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 उससे इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो आवाज उठाने लग गए हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। मतलब कि लोगों के थ्रू जो पार्लियामेंट है उसे पता चल रहा है कि किसी लॉ की जरूरत है। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। सो पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो जनता की दिक्कतों को समझे और उससे सहानुभूति रखे। मतलब कि जनता जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही है उसे डिटेल में समझने की क्षमता जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट का ये एक तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंट्री के लोग हैं वो जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको सीरियसली लिया जाए, उसको मजाक में ना उड़ा दिया जाए, उसको हल्का ना लिया जाए, उसको प्रॉपरली समझा जाए और उसके सॉल्यूशन की तरफ काम करा जाए। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो है कानून किस तरीके से बना, और इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आएगा कि कंट्री में ज्यादातर जो लॉज हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट को अलग अलग इश्यूज के बारे में पता चलता है और जो पार्लियामेंट है फिर उनपे लॉ बना पाती है। साथ ही साथ हम प्रोसेस को भी समझेंगे कि पार्लियामेंट में तो हमें पता है कि भी प्रोसेस होता है,
जो अलग अलग हाउसेज हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, वहां पे बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर वो सारे हाउसेज से पास होते हैं, प्रेसिडेंट से पास होता है, तब वो बिल जो है एक्ट बनता है। हमें ये तो पता है, बट किस प्रोसेस के थ्रू वो जो बात है वो पार्लियामेंट तक पहुंच रही है, लोगों ने तो उठाई, बट किस प्रोसेस से होके वो पार्लियामेंट तक पहुंच रही है और एक लॉ बन रहा है, इस चीज को भी हम इसमें समझेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को समझाने के लिए आपको एक सेक्शन दिया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजुरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजुरी और हार्म कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। तो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या है, अगर किसी औरत को या तो कोई इंजुरी हुई है, या तो उसको कोई नुकसान हुआ है, कोई हार्म हुआ है, या उसको खतरा है, उसको डर है कि उसको इंजुरी हो सकती है, उसको हार्म हो सकता है, और किससे हो सकता है, नॉर्मली किसी अडल्ट मेल से, और वो मेल जो है ज्यादातर उसका हस्बैंड होता है। मतलब सीधा सीधा यूं कहें कि जब किसी औरत को अपने पति से ही ये खतरा रहता है कि वो उसका पति उसको हार्म पहुंचा सकता है, या फिर उसके पति ने उसको हार्म पहुंचा चुका होता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकल बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। अब ये जो चोट है ये दोनों तरीके की हो सकती है, कि उसको शरीर पे किसी ने चोट मारी है, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, साथ ही साथ इमोशनली कि उसको इमोशनली जो है अत्याचार उस पर हो रहा है, उसको टॉन्ट दिए जा रहे हैं, उस पर ताने कसे जा रहे हैं, उसको धुतकारा जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है फालतू में, तो इमोशनली जो है उसको अब्यूज करना भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। अब इमोशनल और फिजिकल अब्यूज के साथ साथ वर्बल, अगेन बोल बोल कर, जो अगर आप गालियां दे रहे हो उसको उसको सेक्सुअली अगर आप अब्यूज कर रहे हो, उसका हैरेसमेंट कर रहे हो, और इकोनॉमिक अब्यूज की मतलब आप उसको एक तरीके से पैसे लाने के लिए बोल रहे हो। जैसे ज्यादातर क्या होता है, डॉरी के लिए जो औरतें हैं उनको परेशान किया जाता है कि अपने घर से पैसा ला, अपने बाप से पैसा मंगा, इस तरीके की जो चीजें हैं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आएगा, और ये सभी अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। और ये जो शब्द है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब हमें समझ आ गया कि वायलेंस के अंदर अंदर क्या क्या आ रहा है, फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, ये सभी तरह के अब्यूज जो है वो वायलेंस के अंदर आ रहे हैं। और डोमेस्टिक का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब जो है ये एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये डोमेस्टिक टर्म को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कोई भी वुमेन जो कि या तो किसी शेयर्ड लिविंग में रह रही है, मतलब किसी परिवार के साथ रह रही है, या किसी परिवार के साथ रहती थी, एक घर में एक छत के नीचे किसी के साथ रहती थी, जहां पे कोई ऐसा मेल मेंबर है जो कि उसके ऊपर वायलेंस कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, या उसके ऊपर खतरा है कि वो अत्याचार कर सकता है, तो वो चीज को भी हम डोमेस्टिक कहेंगे। तो शेयर्ड लिविंग जो है, शेयर्ड हाउसहोल्ड, वो चीज डोमेस्टिक के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक प्लस वायलेंस का मतलब अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉ है वो आया। तो आपको ये स्टोरी बोर्ड के थ्रू डिटेल में समझाया हुआ है। अक्टूबर 2006 की जो बात है वो यहाँ पे की गई है। साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? तो ये जो विमेन है वो अब दूसरी विमेन जिसका नाम साजिया है उसको कहती है कि आज तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा? आज का दिन तुम्हें नहीं लगता कि औरतों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है? नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। तो फिर ये जो साजिया है वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ विमेन्स के लिए ही ये एक बहुत बड़ा दिन नहीं है, बल्कि हर एक पर्सन के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जब वायलेंस फ्री होम रहेंगे, जब घर में कोई झगड़ा वगैरह इतना नहीं होगा, तो उससे हर एक पर्सन को फायदा होगा। घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, पर्सन, सभी को जो है फायदा होगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, ये पूरे हर तरीके के जो लोग हैं उनके लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। फिर साजिया कहती है कि कुसुम, ये लॉ तो पास हुआ, बट इस लॉ को पास होने में टाइम बहुत ज्यादा लग गया। इनफैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। और वो कहती है कि ये जो लॉ बना है इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि जब एक नए लॉ की जरूरत को लोगों के सामने लाया गया। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कुसुम और साजिया हैं, ये दोनों लेडीज जो बात कर रही हैं, ये एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन्स के हक के लिए, उनके फायदे के लिए काम करती है। They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed। और ये दोनों जो औरतें हैं ये उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे जर्नी को याद करती हैं जिस दिन ये
लॉ पास हुआ है, इस दिन ये पूरे जर्नी को याद कर रही हैं कि किस तरीके से ये जो लॉ है वो बना। सो अप्रैल 1991 अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। तो अप्रैल 1991 की बात की जा रही है और ये साजिया और कुसुम के ऑफिस में एक नॉर्मल दिन है। I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. तो ये औरत है, ये कहती है कि मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे आपसे राय चाहिए। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे मारता रहता है और अभी तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। मुझे दूसरों को बताने में शर्म आती है। मुझे ये लगता है कि भाई दूसरे क्या समझेंगे कि इसका पति मारता है, अपने पति से पिट रही है, तो उसको शर्म आती थी ये बात बताने में। बट मैं अब इस तरीके से और ज्यादा नहीं जो है इसको झेल सकते हो। कह रही है आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर। अब ये और इस तरीके से नहीं चल सकता, मैं और अपने पति से नहीं पिट सकती। बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए जहां पे मैं ये सोच सकूं कि भाई मेरे को जो न्याय है वो मिलेगा। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। फिर यहाँ पे एक और दूसरी ओल्ड वुमेन है, वो कहती है कि मुझे मेरा बेटा और जो मेरी बहू है वो बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। वो मुझे वर्बली अब्यूज भी करते हैं, मुझे गालियां वगैरह देते हैं, गंदे तरीके से मुझसे बात करते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स। मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट्स की कोई एक्सेस नहीं है। मतलब कि जो बैंक अकाउंट्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, जो भी चीजें रहती हैं जिसके थ्रू कोई पर्सन अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वो सभी चीजें जो हैं वो इस औरत से उसके बेटे और बहू ने ले चुकी हैं। दे में इवन थ्रो मी आउट। और हो सकता है कि वो मुझे मेरे घर से बाहर भी निकाल दे। तो इस तरीके की सिचुएशन ये ओल्ड वुमेन अपनी बता रही है। I do not want to go to the police. I just want to stop the violence. तो ये औरत जिसका पति उसको मारता है वो कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे मारना छोड़ दे। ये जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, बस ये सब बंद हो जाए। इसी तरीके से ये जो बूढ़ी औरत है वो भी कहती है आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। ये कहती है कि हाँ मैं भी पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उससे मुझे बाहर ना निकाला जाए। Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer these options. तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन की जो विमेन है वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली जिन भी इश्यूज की आप बात कर रहे हो, ये सारे जो केसेस हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो दो तरीके के, एक तरीके से लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। तो क्रिमिनल लॉ जो है उन सभी केसेस से डील करता है जो कि सोसाइटी के लिए थ्रेट है। जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरे सोसाइटी पे खतरा मंडरा रहा है ना, कि वो पर्सन किसी और का मर्डर कर सकता है, किसी और का नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे केसेस जो कि पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। और सिविल लॉ के अंडर वो केसेस आते हैं जिनमें कि पूरी सोसाइटी पे थ्रेट नहीं होता, बट जिन लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम चल रही है उन्हीं पे उसका अफेक्ट होने वाला है। जैसे कि मान लो दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, अब उन दोनों के आपस में झगड़े की वजह से पूरी सोसाइटी पे तो खतरा नहीं मंडरा रहा ना, तो वो चीज जो है वो सिविल लॉ के अंडर आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, क्रिमिनल लॉ जो है वो ऐसे हैं जिनमें कि कोई बिचौलिया आके फैसला नहीं करवा सकता, सुलह नहीं करवा सकता। जैसे ये विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक तरीके से मिडिल मैन का काम कर सकती है, जो कि इन औरतों में और इनके जो घर वाले हैं उनसे बात करके एक सुलह करवा सकती है, राइट। बट क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आ रहा है तो यहाँ पे इस तरीके का मिडिल मैन, इस तरीके का जो बिचौलिया है वो काम नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है वो एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी, कोर्ट में जो बात है वो पहुंचेगी। मतलब कि जिस तरीके का सॉल्यूशन ये औरतें चाहती हैं कि पुलिस का चक्कर ना हो, बस जो वायलेंस है वो बंद हो जाए, इस तरीके का सॉल्यूशन इन्हें क्रिमिनल के अंडर जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं मिल पाएगा। बट जो भी इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो क्रिमिनल लॉ के ही अंडर है। मतलब कि जिस तरीके का ये सॉल्यूशन चाह रही हैं वो इन्हें अभी इस टाइम के लॉ में, जब ये बात हो रही है इस टाइम के लॉ में वो चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. तो पूरे 1990s के टाइम जो है ये बात पूरे देश में उठाई गई कि एक नया लॉ जो है उसकी जरूरत है। We have heard testimonies of several women. हमने अलग अलग औरतों से बात की है। We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. हमने देखा है कि औरतें क्या चाहती हैं, वो प्रोटेक्शन चाहती हैं कि उन्हें उनके खिलाफ मारपीट ना हो। साथ ही साथ वो ये भी अधिकार चाहती हैं कि वो शेयर्ड लिविंग में, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती रहे। मतलब जिस घर में अपने पति, अपने सास, अपने बच्चे के साथ जो भी उनके घर वाले हैं उनके साथ वो रहती भी रहे और उसके साथ कोई वायलेंस भी ना हो। और साथ ही साथ कभी कभी टेम्परेरी रिलीफ जो है वो भी उसको प्रोवाइड किया जा सके। और ये सभी चीजें जो है वो क्रिमिनल लॉ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें एक सिविल लॉ चाहिए ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके।
Now in 1999, Lawyers Collective, a group of lawyers, law students and activists, after nationwide consultations, took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. तो 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव ये एक ग्रुप है. इस ग्रुप किस किस का ग्रुप है? जो लॉयर्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, इन सभी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है लॉयर्स कलेक्टिव. और इन सभी लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पूरे देश भर में कंसल्टेशन की, लोगों की राय जानी और इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल को जो है ड्राफ्ट किया, फ्रेम किया, है ना, कि हम एक एक्ट लाना चाहते हैं और वो किस तरीके का होना चाहिए. अभी ये चीज जो है वो एक्ट बनी नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? बिल कहा जा रहा है. कि वो एक ऐसा कानून चाहते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हो. तो उस कानून में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो इन लोगों ने अपने लेवल पे बनानी स्टार्ट की. और ये जो ड्राफ्ट बिल है ये काफी ज्यादा पूरे देश में सर्कुलेट हुआ. तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से ये इस बिल को बनाने के लिए डिस्कशंस कर रहे थे. The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and economical abuse. तो वो कहते हैं कि जो वायलेंस की डेफिनेशन है उसमें हर तरीके का अब्यूज आना चाहिए. फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल हो गया, वर्बल, इमोशनल, हर तरीके का अब्यूज जो है वो वायलेंस के अंडर इंक्लूड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कह दो जो फिजिकल अब्यूज है सिर्फ वही वायलेंस है. इमोशनल भी जो है वो वायलेंस के अंडर आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा. हर तरीके का जो अब्यूज है वो वायलेंस के अंदर आना चाहिए. Then the law should cover any women living with a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. और जो लॉ है ये किन लोगों के लिए अप्लाई होगा, किन लोगों पर अप्लाई होगा? तो वो उन सभी औरतों को इंक्लूड करना चाहिए जो कि किसी शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस पे रह रही हैं. शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस मतलब जब आप एक से ज्यादा लोग एक साथ रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो. और जो औरतें हैं उनके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि उनको उनके घर से, उस शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाला ना जाए. तो इस चीज का अधिकार भी होना चाहिए. तो ये उन लोगों ने बोला कि हम ये बिल है इसमें ये चीज इंक्लूड करेंगे. व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ? तो यहाँ पे एक और औरत बोलती है कि मॉनेटरी रिलीफ के बारे में क्या ख्याल है? क्या मॉनेटरी रिलीफ को भी इस लॉ के अंडर इंक्लूड करना चाहिए, इस बिल के अंडर? तो इस तरीके से वो बिल को ड्राफ्ट करने पे लोग चर्चा कर रहे हैं. जो लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बिल में क्या क्या होना चाहिए. मीटिंग्स वो हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो लोग हैं उन्होंने मीटिंग्स की. द विमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. तो कहते हैं जो विमेन की मूवमेंट चल रही है, जो औरतों का आंदोलन चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, वो ये चाहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक न्यू लॉ बनाया जाए और जो गवर्नमेंट है उसे जल्द ही इस तरीके का बिल डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट में. फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002. और अब जब औरतें इतनी ज्यादा लेवल पे विद्रोह करने लगी, वुमेन्स मूवमेंट जो है वो एक बड़ा लेवल, बड़ा रूप जो है वो लेने लगी, तो फिर क्या हुआ? फाइनली 2002 के में पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया. This bill has none of what we have been suggesting. तो फिर जो कुसुम और साजिया हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इस बिल में वैसा कुछ भी नहीं है जो हम कह रहे थे कि होना चाहिए. मतलब कि जो चीजें ये औरतें चाहती थी कि बिल में हो, वैसा कुछ भी इस बिल में जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस बिल में वैसा कुछ भी नहीं था. वी मस्ट अपोज द बिल इन प्रेजेंट फॉर्म. फिर दूसरी औरत कहती है कि हाँ, क्योंकि इस बिल में वो चीजें हैं ही नहीं जो औरतों को चाहिए, तो हमें इस बिल को अपोज करना चाहिए कि आपने क्या बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें ये बिल ऐसा नहीं चाहिए, इसमें और चीजें इंक्लूड करो, इसमें ये चीजें इंक्लूड करो, ये बिल आपने सही नहीं किया है. लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड आल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन. तो फिर दूसरी जो लेडी है वो कहती है कि चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि क्या, कि जो अलग अलग न्यूज के जो लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो आएंगे और इन लोगों की बात सुनेंगे. और जब इनकी बातें अलग अलग न्यूज चैनल्स पे चलेंगी तो जनता तक, बड़े लेवल तक बातें पहुंचेंगी. साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन तक भी इनकी बातें पहुंचेंगी. और इन्होंने बोला कि एक ऑनलाइन पिटीशन भी स्टार्ट करते हैं. ऑनलाइन क्या होता है कि तरीके से पिटीशन जो है स्टार्ट की जाती है, जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो एग्री करते हैं उसके साथ कि हाँ हमें इस चीज का साथ देना है, नहीं देना. इस तरीके से ऑनलाइन भी पिटीशंस स्टार्ट की जाती हैं. Several women's organization, National Commission for Women, made submission to the Parliamentary Standing Committee. तो अलग अलग जो औरतों के लिए संघ थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन सभी लोगों ने क्या किया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक सबमिशन दिया. मतलब कि उन लोगों ने अपनी तरफ से एक बिल जो है, जो जो चीजें उसमें होनी चाहिए, उस चीज को मेंशन करते हुए जो बिल है वो
स्टैंडिंग कमेटी को थमाया कि हाँ आपने जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में वो प्रॉपर नहीं है, वो सही नहीं है, हम बहुत सारे चेंजेस इस बिल में चाहते हैं। तो जो भी वो चेंजेस वगैरह चाहते थे, जो भी वो बिल में चाहते थे, वो चीज उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे रखी। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या है? तो पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए ये परमानेंट कमेटी होती है कि पार्लियामेंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट कहती है कि अच्छा ये मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे लोग कह रहे हैं कि लॉ बनाना है, तो वो क्या करती है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपती है कि इस मुद्दे पे आप एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करो, रिसर्च करो कि ये मुद्दा क्या है, इसकी डिटेल समझो और इस पे क्या क्या चीजें जो हैं बिल में होनी चाहिए वो आप इंक्लूड करो। मतलब कि पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। जो भी मुद्दे पार्लियामेंट में उठ रहे हैं उन पे जांच करने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए, उनको डिटेल में समझने के लिए और एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो होती है। तो इसी स्टैंडिंग कमेटी को जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन के लिए, उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed। तो ये औरतें कह रही हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को बोल रही हैं कि जो प्रेजेंट बिल आप लोगों ने जो एमपीज ने जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है उसमें चेंजेस आने चाहिए। We do not agree with the definition of domestic violence being proposed। जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन अभी बिल में मेंशन की गई है हम उसके साथ एग्री नहीं करते। The law needs to provide for temporary custody of children। फिर दूसरे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि लॉ जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी, टेम्पररी कस्टडी के लिए भी आप कुछ प्रोविजंस बनाओ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ जो वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कशन कर रही हैं कि हम ये चेंजेस चाहते हैं, हमारे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, तो यहाँ पे क्या है 2006 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस की बातें सुनने से पहले हम ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स recommendations to the Rajya Sabha and these were also tabled in the Lok Sabha। तो जैसा मैंने बोला कि पार्लियामेंट की हेल्प के लिए, एक तरीके से उसको एडवाइस करने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो दिसंबर 2002 में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, जो भी एक तरीके से सजेशंस थी, वो राज्यसभा को दी और राज्यसभा में वो चीजें टेबल की गई और साथ ही साथ लोकसभा में भी इन चीज को रखा गया। द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। तो इस कमेटी के रिपोर्ट ने क्या किया, जो ये वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड कर रही थी कि वुमेन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन आपने गलत की हुई है, इसमें ये चीजें और इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब कि ज्यादातर जो डिमांड्स थी वुमेन्स के ग्रुप की उनको स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार कर लिया और रिकमेंडेशंस आगे दे दी कि हाँ ये चेंजेस बिल में होने चाहिए। फाइनली अ न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 2005। तो 2005 में फिर फाइनली सारे चेंजेस करके एक नया बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया। After being passed in both the houses of parliament, it was sent to the president for his assent। तो जब जो बिल है, नया बिल, वो दोनों ही हाउसेज में पास हो गया, लोकसभा में और राज्यसभा में, जब वो पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट को वो बिल भेजा गया ताकि उसकी जो मंजूरी है वो भी ली जा सके। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। और क्योंकि एक्ट बन गया, इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ने जो है वो मंजूरी दे दी थी और जैसे ही प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी वैसे ही ये जो बिल था वो एक्ट बन गया और फाइनली 2006 में हमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखने मिला। राइट तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि अक्टूबर 2006 में इस नए लॉ के आने के बाद किस तरीके से बातें हो रही थी। व्हाट इज दिस न्यू लॉ? तो रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि ये नया लॉ क्या है, इसमें क्या आपने चेंजेस करे। This law is a first in recognizing a woman's right to a violence-free homes and provides a comprehensive definition of domestic violence। तो जो women's के ग्रुप्स हैं वो बता रहे हैं कि ये जो लॉ है ये सबसे पहला ऐसा लॉ है जो कि वायलेंस फ्री होम्स का जो अधिकार है वो औरतों को दे रहा है कि जो औरतें हैं जिस घर में रह रही हैं उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ मारपीट, किसी भी तरीके का अब्यूज जो है उन्हें उनके साथ ना हो, इसका अधिकार जो है वो वुमेन्स को दिया जा रहा है। अगर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अधिकार प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है इस नए लॉ में। दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। ये जो लॉ है एक सिविल लॉ है, राइट ये एक सिविल लॉ है। मतलब कि इसमें जैसे हमने पहले शुरुआत में पढ़ा स्टोरी बोर्ड के कि
वो पहले वाले जो कानून थे जो भी थे वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आ रहे थे। जो भी केसेस उन दो औरतों के साथ हो रहे थे, एक का पति उसको मार रहा था, एक के बच्चे जो हैं बेटा और बहू जो है उसको परेशान कर रहे थे, तो वो जो भी उनके केसेस थे वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आ रहे थे। और जिस तरीके का सॉल्यूशन वो चाहती थी कि उन्हें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, उनके साथ वो वायलेशन ना हो, बट वो उसी घर में रही रहें, तो उस चीज को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था क्रिमिनल लॉ। तो जिस तरीके का सॉल्यूशन उन्हें चाहिए था उस तरीके का सॉल्यूशन उन्हें सिविल लॉ में मिलेगा। तो ये जो नया लॉ है ये एक सिविल लॉ है जो कि हर तरीके की औरतें, कोई विमेन है, जो भी, अगर वो वाइफ है, किसी की बेटी है, बहू है, माँ है, इनके साथ किसी भी तरीके का उनके घरों में अगर वायलेंस हो रहा है तो उनको ये जो लॉ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, राइट। सो दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। तो यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो पूछता है कि ये जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये बताती हैं कि ये जो लॉ है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो ये जो लॉ है ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो औरत है उसका शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर औरत के साथ वायलेंस हो रहा है तो उसको घर से निकाल दो, उसको उसके माँ बाप के घर भेज दो, राइट। इस तरीके की बातें करी जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लॉ है वो ये स्टैब्लिश करता है कि अगर वुमेन के साथ कुछ वायलेंस हो रहा है तो उस वायलेंस को बंद करो, ना कि उस औरत को घर से बाहर निकालो। मतलब कि उस औरत को अधिकार दिया गया है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे। Women can get a protection order against any further violence। अगर औरत को ये डर है कि उसके साथ जैसे कोई वायलेंस हो रहा है, उसके खिलाफ उसने कंप्लेन कराई और उसको आगे डर है कि उसके साथ और भी इस तरीके का वायलेंस जो है वो हो सकता है, तो उस वायलेंस के खिलाफ जो औरत है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सकती है। Women can get monetary relief to meet their expenses including medical costs। और औरतों को मॉनेटरी मतलब कि आर्थिक तौर पे भी पैसा जो है वो मिल सकता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। मान लो उनके साथ बहुत ज्यादा जो है मारपीट हुई है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है, उनको मेडिकल खर्चे आ रहे हैं, तो उसको मीट करने के लिए भी औरतों को पैसा जो है सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड किया जा सकता है। नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी। अब एक नई सफर की शुरुआत होती है जो कि अगेन बहुत लंबा होने वाला है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ बनना ही जरूरी नहीं होता। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। ये नई जर्नी कैसी होगी कि हाँ, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उन्होंने लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता, जितना जरूरी कानून बनाना है उतना ही जरूरी ये भी इंश्योर करना है कि उस कानून को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस कानून का फायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है, इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री, की मतलब बराबरी के रिश्ते जहाँ पे आप दोनों पर्सन को या सभी जो पर्सन है वो एक दूसरे को इक्वल समझ रहे हैं, कोई अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं समझ रहा, तब जो है हमें देखने मिलता है कि वहां पे वायलेंस जो है वो कम से कम होता है, राइट। क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस आर और आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम। ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ऐसी औरतें जिनके साथ कोई वायलेंस हुआ है, कोई हिंसा हुई है, या जिनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ अब्यूज हुआ है, उनको विक्टिमों की तरह देखा जाता है, उनको विक्टिम्स की तरह देखा जाता है। मतलब कि उसको एक पीड़ित के तौर पे देखा जाता है। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशन। बट औरतें क्या करती हैं, वो अलग अलग तरीकों से संघर्ष करती हैं ताकि वो इन सिचुएशंस को सर्वाइव कर सकें, इनमें एक तरीके से जी सकें, इनका सामना कर सकें। Therefore, it is more accurate to refer to them as survivors rather than as victims। और इसीलिए हमें औरतों को, ऐसी औरतें जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जो एक तरीके से जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, उनको हमें विक्टिम्स ना कह के, पीड़िता ना कह के, उन्हें हमें सर्वाइवर्स कहना चाहिए। मतलब कि ये उस बहुत ही बुरे फेज को सर्वाइव करके उससे बच के बाहर आई हैं, उससे लड़के बाहर आई हैं, राइट। As the above example shows, the role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws। तो हमने ये जो स्टोरी बोर्ड पढ़ा, इसमें हमें साफ साफ ये पता चला कि जो विमेन्स के ग्रुप्स हैं उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, तभी जाके जो पार्लियामेंट है उसको ये पता चला कि हाँ, एक लॉ बनने की जरूरत है। विमेन्स मूवमेंट की वजह से ही तो पार्लियामेंट ने सबसे पहले 2002 में जो लॉ है वो जो बिल है वो प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, राइट। अगर वुमेन्स आवाज उठाती ही नहीं उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, तो पार्लियामेंट को कैसे पता चलता कि औरतों के साथ कोई दिक्कत है भी, औरतों के साथ कोई वायलेंस हो भी रहा है। पार्लियामेंट को नहीं पता चलेगा। पार्लियामेंट ने हर एक घर में कैमरे नहीं लगा रखे कि वो देखती रहेगी कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। लोग जो है वो जब आवाज उठाएंगे, जब वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे,
तभी जाके जो है वो पार्लियामेंट को पता चलेगा कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है जिसके खिलाफ हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो सिटीजन्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पार्लियामेंट को ये बताने में कि इस मुद्दे पर कानून बनने की जरूरत है। From establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of citizen is crucial element। मतलब कि किसी लॉ के जरूरत को स्टैब्लिश करने से लेकर उस लॉ के एक्चुअली में पास होने तक हमने देखा कि सिटीजन्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, सिटीजन्स की जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले औरतें जो है वो निकल के बाहर आई, उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरीके से वायलेंस हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हर तरीके से अब्यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने एक तरीके से ये स्टैब्लिश किया कि हाँ एक नए लॉ की जरूरत है। और इस चीज से लेकर जो पूरी जर्नी रही उस एक्चुअली लॉ के बनने तक, उस पूरे प्रोसेस में लोगों की आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people। अब ये जो लोगों की आवाज है वो अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट तक पहुंच सकती है। टीवी रिपोर्ट से पहुंच सकती है कि अगर किसी जगह पे जाके जो औरतें हैं वो धरना दे रही हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो न्यूज चैनल्स वाले हैं, वो जाएंगे, उनसे बात करेंगे, ये पूरी रिपोर्ट जो है वो टीवियों पे दिखाएंगे कि हाँ इस तरीके से जो औरतें हैं वो धरना दे रही हैं, उनकी मूवमेंट चल रही है, प्रोटेस्ट कर रही हैं वो उनके वायलेंस के खिलाफ। तो तभी जाके जो है एक बड़े लेवल पर जो जनता है उस तक बात पहुंचेगी, साथ ही साथ पार्लियामेंट को ये बात पता चलेगी कि हाँ औरतों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के थ्रू भी ये बात जो है वो पता लग सकती है। मतलब कि कोई औरत जो है वो न्यूज़पेपर एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिखे कि हाँ ये जो सिचुएशन है वो हमें भुगतनी पड़ रही है, इससे हम गुजर रहे हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, इन सभी तरीकों से जो औरतें हैं, कोई भी जो पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो कि किसी इशू को फेस कर रहे हैं, वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं और पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। और ये सभी जो माध्यम हो गए, टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ये सभी जो है वो पार्लियामेंट के काम को और आसान बनाते हैं कि पार्लियामेंट को ये पता लग पाता है कि ये लोग इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना पाते हैं ये मीडियम्स, क्योंकि पार्लियामेंट जो काम कर रही है वो इन्हीं टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू ही लोगों तक पहुंचता है, और इन्हीं के थ्रू लोगों की बात भी पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। तो ये जो मीडियम्स हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट और लोगों के बीच में एक मीडियम की तरह ये काम कर रहे हैं। सो ना आई होप कि हमने जो सवाल उठाया था इस वीडियो की शुरुआत में कि आखिरकार नए जो लॉ हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे पार्लियामेंट को ये पता चलता है कि नए लॉ की जरूरत है, अब वो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोग जो हैं वो बताते हैं पार्लियामेंट को कि हाँ हमें नए कानूनों की जरूरत है, राइट। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular। तो इस सेक्शन में हम उन लॉज की बात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में तो पास हो जाती हैं, बट जो लोग हैं वो उसके साथ नाखुश होते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो एकदम करेक्ट है, बट लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस लॉ को लाने के पीछे जो उनकी मानसिकता थी, जो उनका एम था, वो अनफेयर था या हार्मफुल था। मतलब इस लॉ को लाने के पीछे की जो वजह थी वो, या इंटेंशन कहें, वो अच्छी नहीं थी, राइट। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो लॉ करेक्ट है, बट लोग उसके फिर भी अपोज में जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो उनके लिए सही नहीं है। Hence, people might criticize the law, hold public meetings, write about it in newspaper, report to TV news channels, etc। और इसीलिए जब वो किसी इस तरीके के लॉ के साथ अगर नाखुश होते हैं तो वो लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और निंदा करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। वो पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, धरना देते हैं, अपोजिशन करते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ टीवी चैनल्स पे जो है वो आके अपनी राय रखते हैं। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament। तो हमारी, क्योंकि जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर जो है वो लोगों के पास है, लोग जो है वो अपनी जो राय है वो आराम से रख सकते हैं। तो अगर लोगों को कोई ऐसा लॉ जो है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वो
अगर किसी ऐसे लॉ को एक्सेप्ट करने में अनविलिंग है, अनिच्छुक है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कैसे लॉ, यहाँ पे रिप्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। रिप्रेसिव मतलब कि एक तरीके से किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना। मतलब लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि वो लॉ उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, उनके ऊपर थोपा जा रहा है, तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. जब एक बहुत बड़े मात्रा में लोगों को ये लगने लगता है कि जो लॉ पास हुआ है वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर ये प्रेशर बनने लगता है कि जो लॉ उसने निकाला है उसमें चेंजेस लाए जाएं। For example, various municipal laws on the use of space within the municipal limits often make hawking and street vending illegal. तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो भी जो है अपने लेवल पे लॉज वगैरह बनाती हैं। तो हमें पता है बड़ी बड़ी सिटीज जो होती हैं उनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। जैसे रूरल एरियाज में हमें पंचायत देखने मिलती है, इसी तरीके से जो सिटीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने मिलती है। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने लेवल पे भी लॉ बनाती है। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका एरिया है उसमें वो क्या कहते हैं कि उसमें स्ट्रीट वेंडिंग और हॉकिंग वगैरह है उसे इलीगल घोषित कर देते हैं कि अगर आप लोग रोड पे अपना ठेला लगाते हुए दिखाई दिए, या फिर फुटपाथ वगैरह पे हमें नॉर्मली दिखता है, लोग क्या करते हैं फुटपाथ पे चद्दर बिछा के अपने सामान वहीं पे सजा लेते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से वो कहते हैं कि अगर तुम हॉकिंग वगैरह कर रहे हो, वो भी ऐसे एरिया पे जो कि पब्लिक स्पेस है, जो जैसे पैदल यात्रियों के लिए वो रास्ता बनाया हुआ है, तो उन सब चीजों को वो इलीगल कर देते हैं कि आप लोग इस तरीके से रास्ते पे, फुटपाथ वगैरह पे अपने जो स्टॉल्स हैं वो नहीं लगा सकते। तो मतलब कि जिन एरियाज में अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं उसे बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं कि आप इतनी इतनी जगह पे ही कर सकते हैं, बाकी जगह पे जो है आप अपने ठेले नहीं लगा सकते। No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. अब हम इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि कुछ लॉज जो हैं वो जरूरी हैं ताकि वो ये इंश्योर करें कि जो जगहें पब्लिक के लिए अलॉट हुई हैं, जो ऐसी जगहें जहाँ पे जनता जो है वो अपना आराम से आ जा सके, मतलब जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको इस्तेमाल करना जो है सभी का हक है। मतलब कि जिस मेन एम के लिए वो जगह बनाई है उसका प्रॉपरली यूज हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें कुछ जो लॉज हैं वो जरूरी होते हैं, राइट। कि अगर आपने कोई फुटपाथ बनाया है तो ये इंश्योर भी करना है कि हाँ उस पे लोग जो हैं पैदल यात्री चले, उसमें ये ना हो कि जो बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं या साइकिल वाले हैं वो उस पे जो है अपनी गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं। इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। बट साथ ही साथ one almost cannot deny that hawkers and vendors also provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. हम ये भी जो है मना नहीं कर सकते कि जो हॉकर्स और वेंडर्स जो हैं वो हमें बहुत ही essential सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दाम पे। आप सेम चीजें जो हैं किसी दुकान पे, किसी बड़ी दुकान पे, शोरूम पे लेने जाओ तो बहुत ही महंगी पड़ेगी। वहीं जो हॉकर्स वगैरह रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, वो बहुत ही सस्ते दाम में जो है आपको चीजें प्रोवाइड करा देते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट एरियाज में वो रहते हैं, हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं, जाना आसान होता है ना। तो जो हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं वो भी हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें काफी सारी सर्विसेज सस्ते दाम पे प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जो जगह है बनाई हुई है, जिस पर्पस के लिए बनाई हुई है, ये भी इंश्योर करना है कि वो उसी पर्पस के लिए यूज हो। बट साथ ही साथ हम ये भी मना नहीं कर सकते कि जो लोग जिनको आप हटा रहे हो कि आप यहाँ पे अपनी दुकानें मत लगाओ, वो लोग भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। तो अगर उन लोगों को आप फुटपाथ वगैरह से हटा दोगे, जहां पे वो अपनी दुकानें रखते हैं, आप वहां से उन्हें हटा दोगे, तो फिर वो जाके कहाँ पे अपनी दुकानें लगाएंगे, राइट। सो दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो वो जो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं वही उनका जो है आजीविका का एक तरीके से जरिया है, उसी से वो अपना पेट भरते हैं। Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को तो फेवर कर रहा है बट दूसरे के साथ वो अन्याय कर रहा है। तो यहाँ पे हम फुटपाथ की बात कर रहे हैं कि फुटपाथ पे जो नॉर्मली चलने वाले लोग हैं उनका तो फायदा हो रहा है इस लॉ से कि जो वेंडर्स वगैरह हैं उनकी यहाँ दुकानें नहीं लगनी चाहिए ताकि लोग फ्रीली यहाँ से आ जा सकें। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका तो फायदा हुआ, बट जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उनका नुकसान हो रहा है। सो इस तरीके के लॉज जो कि एक तरीके से कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लीड करते हैं, उसकी वजह से मतभेद जो है वो होने लगते हैं। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो लॉ है वो फेयर नहीं है, मतलब कि लॉ जो बनाया है वो सही नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं।
The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. अब जो कोर्ट हैं, अदालत हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी लॉ को कैंसिल करवा सकते हैं कि आप इस लॉ को पूरी तरीके से खत्म कर दो, वापस ले लो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकता है। जो भी कोर्ट को सही लगे वो उस हिसाब से चेंजेस या फिर उसे कैंसिल करवा सकता है। राइट, सो डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7th बुक? तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था, वहां पे हमने कुछ फोटोज देखी थी जहां पे हमें ये पता चल रहा था कि किस किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लोग रैलीज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्किट्स वगैरह प्ले करते हैं रोड पे, तो उसके जरिए वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज को दूसरे लोगों तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। The photo there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. तो यहाँ पे भी आप अलग-अलग ये 3 फोटोज देख सकते हो जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लोग इन जरियों से भी अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमें कोई जो पर्सन है वो बेड पे लेटा है, मतलब एक तरीके से लोग भूख हड़ताल वगैरह करते हैं, धरना देते हैं कि काफी लंबे टाइम तक वो खाते नहीं है, पानी नहीं पीते हैं, और इस तरीके से वो अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोग इस तरीके से रैलीज वगैरह कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जरिए हैं जिनके थ्रू लोग अपनी आवाज जनता तक, जो लार्जर लेवल पे जो पब्लिक है उस तक, और साथ ही साथ गवर्नमेंट तक, पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representative. तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि as citizens जो हमारा रोल है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने वोट दे दिया और रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए, बल्कि ये तो एक तरीके से हमारे रोल का कुछ हिस्सा था। अभी तो हमें और भी काम करना होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना ही हमारा काम नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है कि नहीं। Right? So rather it is then that we begin to use newspapers and media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. तो जब हम अपने MPs को इलेक्ट कर लेते हैं तब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनके काम को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं। हमें न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू जैसे सांसद टीवी वगैरह आते हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से काम हो रहा है। तो इन सभी चीजों पे हमें एक तरीके से नजर बनाए रखनी होती है कि उस पर ध्यान रखना होता है कि जो हमारे एमपीज हैं वो किन किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई जरूरत रोड की है वो कुछ और ही चीजों की बात करे जा रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनाने की बात करना है वो फिल्मों की बात कर रहे हैं। मतलब हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो बातें हैं, जो भी मुद्दे जो हैं डिस्कस किए जा रहे हैं वो सही हैं। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि लोगों की जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही जो पार्लियामेंट है उसे ये पता चलता है कि उसको किन चीजों पे काम करना है। मतलब जैसे हमने स्टोरी बोर्ड पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो अगर औरतें आवाज नहीं उठाती, अगर औरतें बाहर निकल के नहीं आती, अपनी प्रॉब्लम को लोगों के सामने नहीं लाती, तो क्या कभी पार्लियामेंट को पता भी चल पाता कि औरतों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पार्लियामेंट जो है वो सही मुद्दों पे काम करती रहे और वो अपने एम से भटके ना, राइट। So now, as you read in the earlier section on the rule of law, Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British. तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के बहुत ही ज्यादा अत्याचार वाले लॉज थे उनका अपोज किया था। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल्स जो है हमें पूरे वर्ल्ड वाइड देखने मिलते हैं। मतलब कि हिस्ट्री जो है वो हमें काफी इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिखाती है, राइट। History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws. तो बहुत सारे examples हमें ऐसे देखने मिलते हैं जहाँ पे लोगों ने किसी भी unjust के खिलाफ जो है आवाज उठाई है और संघर्ष किया है। In your class 7 book, you read of how Rosa Parks, an African American woman, refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. तो हमने क्लास 7th में भी रोजा पार्क की स्टोरी पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा था कि रोजा पार्क जो है वो किसी बस में ट्रेवल कर रही थी और वो सीट पे बैठी थी, और लॉ क्या कहता है कि अगर कोई व्हाइट पर्सन है, कोई अमेरिकन पर्सन है, तो और वो खड़ा है और उसे दिख रहा है कि कोई अफ्रीकन पर्सन या जो ब्लैक पर्सन है वो सीट पे बैठा है, तो जो ब्लैक पर्सन है उसे खड़ा होकर व्हाइट पर्सन को अपनी सीट देनी पड़ेगी। इस तरीके के लॉज थे। और हमने ये भी देखा था कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लॉज थे कि इन स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पर्सन जा सकते हैं, पार्क्स में सिर्फ व्हाइट पर्सन एंटर कर सकते हैं, सीट्स पे सिर्फ व्हाइट पर्सन बैठ सकते हैं,
ये जो होटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट के लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के लिए हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन था ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में। She was protesting the law on segregating that divided up all public spaces including streets between the whites and African Americans। तो जो रोजा पार्क हैं, जब उन्होंने अपनी सीट नहीं दी एक व्हाइट पर्सन को, तो वो ऐसा करके क्या कर रही थी, वो जो लॉ जो कि अफ्रीकन अमेरिकन और व्हाइट्स के बीच में एक तरीके से दीवार पैदा कर रहा था, उनको सेग्रीगेट कर रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, तो उस लॉ के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी। Her refusal was a key event that marked the start of civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin in the USA। तो ये जो इनका एक्ट था अपनी सीट ना देने का किसी व्हाइट पर्सन को, इसकी वजह से अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट जो है वो आया। मतलब एक तरीके से जो मूवमेंट हुई इस रेसिज्म को खत्म करने की, इस सेग्रीगेशन को खत्म करने की, वो स्टार्ट हुई रोजा पार्क के इस एक्ट की वजह से। और फाइनली सिविल राइट्स एक्ट जो है 1964 में वो आया, और क्या हुआ, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यूएसए में, चाहे रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे, इस तरीके के सारे डिस्क्रिमिनेशंस को बैन कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, राइट। So with this we have come to the end of our chapter number 4 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.